नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार का किया निरीक्षण। राहत शिविर में पहुंचे सीएम धामी, लोगों की सुनी समस्या, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का बयान, कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा यात्रा को बताया ढकोसला, कहा कांग्रेस ना करे देवभूमि की छवि धूमिल, रोके यात्रा। राजधानी देहरादून में सड़क पर उतरा बेरोजगार संघ, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा पुलिस भर्ती की निकली उम्र बढ़ाई जाए आयु सीमा। हल्द्वानी में जिला प्रशासन कोचिंग सेंटर को लेकर अलर्ट, दिल्ली की घटना से सीख लेते हुए बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर पर कसा जा रहा शिकंजा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने खुद कांवड़ियों के पैर धोए और आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार ने हर की पैड़ी पर मौजूद शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़िए भी काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि धर्मनगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद सीएम धामी ने ओम पुल पर आयोजित संध्या भजन का कार्यक्रम में वो शिरकत उन्होंने की। बता दें कि बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त जल लेकर लौट आए हैं। वहीं टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने यहां पर विनखाल राहत शिविर पहुंचे। यहां आपको बता दें कि उन्होंने प्रभावितों का हालचाल जाना और लोगों की समस्या भी सुनी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को राहत शिविर में मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती और विकलांगों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लोगों से मानसून सीजन में सावधानी बरतने की अपील की। देखिए, ये बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़, तोली, ऐसे अनेक गांवों में जो आपदा आई है, राहत कैंप में सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने अपने कुछ मांगे भी रखी हैं कि किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, तटबंध बनाने हैं, यहाँ का विस्थापन होना है, उस सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। देश के हिमालय राज्यों में 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लागू है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो ये सिर्फ चक्राता क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन अब उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्रों को ट्राइब स्टेटस लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यानी कि उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है। ये मांग अगर पूरी होती है तो उत्तराखंड में न सिर्फ सशक्त भू कानून की जरूरत पड़ेगी और न ही मूल निवास। आखिर कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में उठने लगी 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग। ट्राइब स्टेटस मिलने से कई मांग होगी पूरी। केंद्रीय नौकरियों में 7.5% आरक्षण का होगा फायदा। क्या होता है ट्राइब स्टेटस? देश के कई राज्यों को 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिला है। इसके फायदे असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे राज्यों को मिल रहा है। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के 3 जिले भी इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले को भी जल्द 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलने वाला है। जिन क्षेत्रों को ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलता है उन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के पास कई अधिकार होते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को आज तक आदि निवासी माना नहीं गया है। उत्तराखंड के केवल चक्राता क्षेत्र को ट्राइब का दर्जा मिला है, लेकिन 5th शेड्यूल का दर्जा मिलना बाकी है। फिर भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में चक्राता क्षेत्र के निवासियों के अधिकार काफी मजबूत हैं। हालांकि अब उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिलते ही मूल निवास और भू कानून जैसी मांगे लागू हो जाएंगी। दरअसल 5th शेड्यूल और ट्राइब स्टेटस जिस क्षेत्र को मिलता है उस क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। यदि किसी ने जमीन खरीदी तो बाहरी व्यक्ति खरीदी गई जमीन केवल स्थानीय निवासी को ही बेच सकता है।
आपको बता दें कि जौनसा बाबर क्षेत्र में 1950 के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र अभी भी दिए जा रहे हैं। साथ ही 4% का आरक्षण राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं 7.5% आरक्षण केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के साथ ही केंद्रीय नौकरियों में भी मिल रहा है। यहाँ तक कि जौनसा बाबर क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। जल जंगल जमीन पर पूरा हक स्थानीय लोगों के पास है। आप एक चीज़ समझिए, जो मूल निवास और भू कानून की मांग है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राइबल स्टेट की ही मांग है, क्योंकि मूल निवास 1950 डायरेक्टली किसी को जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलता। वो ट्राइब बनने के बाद ही मूल निवास 1950 और भू कानून मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जौनसार में, अब देखिए जौनसार में भू कानून 100% लगा हुआ है और मूल निवास 1950 उन्हीं को मिलता है। तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ट्राइब, वो भी एक ही लड़ाई है। बस फर्क इतना है कि शायद उन बच्चों को हमने समझा दिया है, काफ़ी लोगों को, कि भाई भू कानून और मूल निवास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब के अंदर आ ही जाता है। लगता है ये मांग बहुत जायज़ है और हम उत्तराखंडियों के साथ, जो मैं एक प्रकार से कहूँगी छल या हमारी मूर्खता है ना, जो हुआ है अब वो आगे ना हो, और इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। अपनी मांग को सरकार के आगे रखना चाहिए और सरकार निश्चित ही समझती है। मतलब हमें ये जो ट्राइबल स्टेटस है ये मिलेगा, मुझे पूरी इस चीज़ की उम्मीद है और जन जन को इसके बारे में समझना होगा। उत्तराखंड एकता मंच का दावा है कि 1972 तक उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है उसमें जनजाति का दर्जा मिला था, लेकिन सरकार के द्वारा उसे वापस ले लिया गया। इसीलिए वो केवल ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके को जनजाति का दर्जा 1972 तक जो मिला हुआ था उसे वापस लौटाया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ में क्या ट्राइब का दर्जा हम मांग रहे नहीं, हम वापस मांग रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि भारत सरकार के अंदर डॉक्यूमेंट के माध्यम से उत्तराखंड के पहाड़ियों में 5वीं अनुसूची 1931 से लेकर और 1972 तक लागू थी, जिसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 कहा जाता है। तो पहले से लागू थी, हो तो सरकार ने 1972 में हटा दिया। गौरा जी ने आंदोलन किया था, लोगों ने सोचा पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है पर्यावरण आंदोलन है, पर कम से कम ये तो हो कि वो जो जंगल हमसे छीन लिया, नदियाँ हमसे छीन लिया, हमसे ट्राइब का स्टेटस हमसे छीन लिया, उसी को वापस मांग रहे हैं बस। जो मूल निवासी का जो हमारी मांग हो रही है कि उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से जो उठाई जा रही है, तो बहुत हद तक अगर हम अपना इतिहास देखें तो वो जो अधिकार हमें प्राप्त थे पूर्व में वो हमसे ले लिए गए हैं। और जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे जंगल पे, हमारी लकड़ी पे जो पीढ़ी का अधिकार, ऐसे कई अधिकार जो कस्टमरी राइट्स के रूप में हमें दिए गए थे वो आज मर्सी राइट्स बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि जल्द ही नेपाली वन गुर्जरों और पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को आदिवासी होने के नाते जनजाति का दर्जा मिल सकता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए कोई भी नेता आज तक मांग नहीं उठा पाया है। यानी कि यहाँ के लोगों के हक की आवाज न तो वोट लेने वाले नेता उठा पा रहे हैं और न ही उन नेताओं को इसके फायदे के बारे में जानकारी है। इसीलिए उत्तराखंड की ज्यादातर जनता भी मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर अड़ी है। यदि जनजातीय क्षेत्र की मांग उत्तराखंड की जनता की पूरी होती है तो मूल निवास और भू कानून के साथ ही यहाँ रिवर्स पलायन भी हो सकता है, जिससे परिसीमन का भी हल निकल सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हरीश रावत अपने बयानों के जरिए और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब हरदा ने एक ऐसा सपना देखा है जिसकी सत्ता पक्ष के कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। अब हरदा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी सत्ता पक्ष के कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री बनते देखने का सपना देखा है। सोशल मीडिया पर अपने सपने को साझा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि मैं ये भी सपना देख रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री भी कोई बेटी बने। वो मेरी बेटी भी हो सकती है या एक दलित की बेटी भी हो सकती है। मैंने एक बार दलित बेटी को आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में देखा था। विधानसभा की कार्यवाही देखते देखते मेरे मन में ये ख्याल आया,
समय आ गया है हमारी कुछ बेटियों को अपने आप को इस स्थान के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकता, वो समाज की जिम्मेदारी क्या निभाएगा? और यदि बेटी के लिए सब सपना देखते हैं, मैं बेटी के लिए सपना देख रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना, मेरी सराहना होनी चाहिए। कम से कम 50% के लिए तो सपना देख रहा हूँ। 25 साल हो रहे हैं, राज्य की कोई मुख्यमंत्री महिला बन जाए, अच्छी बात है ना। हम अपना सिल्वर जुबली कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ठीक से मना सकेंगे और गर्व के साथ मना सकेंगे, वो अच्छी बात है। हरदा ने अपने पोस्ट के जरिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का भी जिक्र किया, जिस पर उनका बयान सामने आया है। रितु खंडूड़ी ने सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिला आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही सशक्त है और उसको जब मौका मिला है उसने अच्छा काम किया है। रितु खंडूड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की सराहना की है। उत्तराखंड में महिला आज से नहीं बहुत समय से सशक्त रही है और उसको जब अपॉर्चुनिटी मिली है उसने अच्छा काम किया है। अगर हमारी पूर्व की सरकारों ने हमारी बेटियों को मौका दिया पंचायत में तो वो आज बहुत अच्छा कर रही हैं। कहीं वो प्रधान हैं तो कहीं प्रमुख हैं तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ मेयर भी हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर महिलाओं को मिलती हैं वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उनकी सोच की मैं सराहना करती हूँ और उनको कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हरीश रावत के इस बयान के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। हरदा के इस बयान के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हरीश रावत को उत्तराखंडी होने का दिखावा छोड़ देना चाहिए। उनको अपनी ही बेटी और पुत्र का सपना क्यों आता है? एक सामान्य पोस्ट अगर इन्होंने करी होती तो सोचा भी जाता, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट करी है उसमें साफ तौर पे उन्होंने यही इशारा किया वो मेरी बेटी भी हो सकती है और कोई और दलित बेटी भी हो सकती है। क्यों वो इस उत्तराखंड राज्य की सभी बेटियों को अपनी बेटी नहीं मानते हैं, जो वो मेरी बेटी और तेरी बेटी करने पे उतारू हो रखे हैं? तो उत्तराखंडी होने का एक दिखावा करना अब हरीश रावत जी को छोड़ देना चाहिए और सपना उनको अपनी ही बेटी और अपने ही पुत्र का क्यों आता है, आगे अपने पोता पोतियों का भी सपना आए, क्योंकि वो तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उत्तराखंड की बेटी को मुख्यमंत्री बनते देखना हरदा के सपने की एक तरफ जहां विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशंसा की है तो वहीं बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आई। देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का ये सपना आगे आने वाले समय में क्या साकार हो पाता है या फिर महज सपना बनकर ही रह जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को ढकोसला बताया है। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा भी संचालित हो रही है। ऐसे में विपक्षी दल को सोचना चाहिए कि वो देवभूमि की छवि को धूमिल ना करे। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें यात्रा को रोक देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवाधिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने। मंगलवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यहां कनक चौक के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद नाराज युवा सड़क पर ही बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर बेरोजगार संघ के संयोजक भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया जाए, साथ ही पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाई जाए। कि हमें तो ये पता था कि मुख्यमंत्री इसलिए होता है, वो प्रदेश का मुखिया इसलिए होता है कि वो प्रदेश की बात सुने, पर मुख्यमंत्री खुद युवा हैं, बावजूद उसके हम युवाओं की नहीं सुन रहे हैं। ये इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। और जैसा आपने बताया कि किन मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए थे, हम ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती कैलेंडर जारी करो। हम क्या गलत कह रहे हैं? अन्य प्रदेशों में है। हम कह रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ाओ,
भाई क्या गलत कह रहे हैं? अन्य प्रदेशों में है। हम कह रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको जल्दी से जारी करो, ताकि हम असमंजस में ना रहें कि भाई वेटिंग आएगी तो हम उसमें हो जाएंगे या अगली परीक्षा की तैयारी करें। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? पर यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से चारों तरफ बैरिकेड लगा करके हमको कैद करने की कोशिश करी गई। तस्वीरें आज पूरे उत्तराखंड में भी देखी हैं कि कैसे जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों को चारों तरफ से घेर रखा है। और ये इतना ही नहीं घेरे हैं, जबकि सैकड़ों पुलिसकर्मी आए हैं, डंडों से लेकर आए हैं और यहाँ पर झीना झपटी हो रही है। लेकिन हमारी मांगे क्या है? उत्तराखंड के बेरोजगारों को आखिरकार रोका क्यों जा रहा है? जबकि हमारी मुख्य मांगे ये है कि भाई 7 साल से 8 साल से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को तत्काल जारी किया जाए। उधर बेरोजगार संघ के प्रदर्शन को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों और रसूखदारों की सरकार बनकर रह गई है। राज्य के युवाओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। बहुत शर्मनाक है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की और रसूखदारों की सरकार बनकर रह गई है। जिस वक्त ये चुनाव में जाते हैं उस वक्त वो युवाओं से भी कुछ वादे करते हैं, महिलाओं से करते हैं, किसानों से करते हैं, व्यापारियों से, मजदूरों से करते हैं। लेकिन जब सत्ता प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद इन्हीं युवाओं को या तो लाठियां भाजने का काम करते हैं या दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए धामी सरकार को कि जिन युवाओं के कंधों पर हम अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं उत्तराखंड का, उन युवाओं की बात तक सुनने का ना आपके नेताओं के पास समय है ना अधिकारियों के पास। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई घटना से सीख लेते हुए हल्द्वानी में भी जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला विकास प्राधिकरण शहर में मौजूद कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर का निरीक्षण वो कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स की जांच की। इसमें अनियमितता के चलते 8 सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड को भी निरीक्षण के लिए कहा गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने बेसमेंट पर संचालित संस्थानों का सर्वे करवा रही हैं वो। और बता दें कि डीएम ने पुलिस, एमडीडीए और सभी प्रशासन के अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहर में मौजूद हर बिल्डिंग को चेक किया जाए। अगर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में कार पार्किंग के अलावा अन्य एक्टिविटी चल रही हो तो उस पर कार्रवाई करें। इसके क्योंकि ये बात संज्ञान में भी आई है तो हम लोग भी यहाँ से, मैं वीसी एमडीडीए और जो पुलिस विभाग है उनको पत्र भी लिख दूंगी। एक जॉइंट समिति बनाते हुए हम लोग इसमें एक सर्वे करा लेंगे कि कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। डोईवाला सिमलाश ग्रांट में सुसवा नदी पर बनी सुरक्षा दीवार ढह गई। बता दें कि बाढ़ के पानी की वजह से सिंचाई नहर का भी पता नहीं लग पा रहा है। उधर किसानों की जमीनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि क्षेत्र के किसान सिंचाई विभाग से बाढ़ सुरक्षा को लेकर उपाय करने की मांग कर रहे हैं। सिंचाई नहर भी टूट गई और जिसमें पूरा जो पानी का भाव है वो गांव की तरफ मुड़ गया है। तो हम अब सरकार से भी और अभी विभाग वाले भी आ रहे हैं, उनसे यही आग्रह कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे फौरी तौर पे कोई ऐसा राहत करें, नहीं तो अगर यहाँ से आज अगर पानी आता है तो पानी सीधे गांव में जाएगा और फसल को भी नुकसान होगा, ज़मीन भी बहेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। उधर अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आपत्ति जताई है। दरअसल नगर के करीब 13 गांव को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध के सुर उठाए, जिसका कांग्रेस विधायक ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार ग्रामीणों की जन भावना को देखते हुए काम करे। जो हमारी नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाना चाह रही है तो इसके पीछे सरकार का कोई न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं न कहीं भू आ रही है। हमारा ये कहना है कि बिना लोगों की भावनाओं को जाने हुए वहाँ के जो हमारे सम्मानित प्रधानगण हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, या हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बैठ के कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, ये होने के बाद आपको क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर हमारा कहना है कि निश्चित रूप से जब तक उनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे हम इसका विरोध करेंगे।
चंपावत में श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट बांटे हैं। बता दें कि श्रम किट 6,839 पंजीकृत महिला और पुरुष श्रमिक लेने पहुंचे और इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि लाभ लेने वाले श्रमिकों को मानकों के हिसाब से सीएचसी सेंटर में अपना आवेदन करना होता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के 90 दिन बाद श्रमिक योजना के पात्र होते हैं। पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो सामग्री हमको दी गई है उस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको कंबल, छाता, सैनिटरी और टूल किट दी जा रही है। लोग निर्माण श्रमिक हैं जैसे बेल्डर है या कारपेंटर है या फिर राजमिस्त्री के साथ जो मजदूर जाते हैं काम करने, या स्वयं राजमिस्त्री है, या उसके साथ जैसे घर बनाने में कारपेंटर लोग होते हैं, पेंटर वाले हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग इस सामान के लिए लेने के लिए बहते हैं। रामनगर में दूध विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से रामनगर तक चलने वाली ट्रेन सिर्फ काशीपुर तक संचालित हो रही है। रामनगर तक ट्रेन नहीं संचालित होने की वजह से दूध विक्रेता दूध सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण फिर हमें बहुत परेशानी होती है। सारे पैसेंजरों को, बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोड बेस से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए। अल्मोड़ा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यहां खजांची से सामने आया है, जहां चोरों ने ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। करीब 7 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। देखिए, ये अल्मोड़ा में हमारे जो खजांची मोहल्ला, वहाँ पर जो वर्मा जी की शॉप है, वहाँ पर ये कल रात्रि में ये घटना हो गई थी, जिसमें जो दुकान का शटर है उसके ताले तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा उनके दुकान से करीब 6-7 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा सोना और लगभग 1 केजी के आसपास चांदी की चोरी की सूचना मिली है। हालांकि वही माल अभी फिर देखा ही जा रहा है। हमारी टीमें उसमें लगा दी है। आसपास में जो भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह है उसको छांटे जा रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी इस घटना का हम खुलासा करें। चंपावत में 15 साल का किशोर नशे के खिलाफ दौड़ लगा रहा है। स्क्रीन पर नजर आने वाले किशोर कृष्णा है, जिसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया और मां भी मानसिक रूप से कमजोर हो गई। हालांकि इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी कृष्णा आज जिले में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहा है। कृष्णा के इस जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार का किया निरीक्षण। राहत शिविर में पहुंचे सीएम धामी, लोगों की सुनी समस्या, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का बयान, कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा यात्रा को बताया ढकोसला, कहा कांग्रेस ना करे देवभूमि की छवि धूमिल, रोके यात्रा। राजधानी देहरादून में सड़क पर उतरा बेरोजगार संघ, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा पुलिस भर्ती की निकली उम्र बढ़ाई जाए आयु सीमा। हल्द्वानी में जिला प्रशासन कोचिंग सेंटर को लेकर अलर्ट, दिल्ली की घटना से सीख लेते हुए बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर पर कसा जा रहा शिकंजा।